नमस्कार दोस्तों, यह है राज कंप्यूटर बैतूल और हम लोग लेकर आए हैं मई के एग्जाम के लिए फाइनल रिवीजन। जी हाँ, हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं इस रिवीजन में। 50 क्वेश्चन आज है और 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको कल। और इन वीडियो में से 20 से 25 क्वेश्चन अभी जो एग्जाम होने वाले हैं 9, 10 और 11 मई को, उसमें आपको ये क्वेश्चंस दिखने वाले हैं, है ना। तो निश्चिंत होकर पढ़िए, इसी में से आपके 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे और आपको सफलता दिलाने वाले हैं। एप्लीकेशन पे हम लोगों ने जुलाई का कोर्स लॉन्च कर दिया है, तो जो लोग जुलाई के लिए पढ़ना चाहते हैं अभी से 2 महीने पूरे मिलते हैं। बहुत अच्छी तैयारी हो जाने वाली है और ये कोर्स हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है। ये मिलेगा आपको गूगल प्ले स्टोर पर हमारी एप्लीकेशन राज कंप्यूटर बैतूल पे। और अभी मई के एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट जो है वहां पर ये ऑन है, इसको जाकर मई के एग्जाम के लिए टेस्ट अगर लगाना चाहे तो लगा लीजिए, नहीं तो फाइनल टेस्ट तो आपका होने वाला है। हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और जिन लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है उनको फ्री टेस्ट कहाँ मिलने वाले हैं। जो एप्लीकेशन मोबाइल पे आपने ओपन किया होगा तो एप्लीकेशन पे आपको यहाँ पे 3 लाइनें मिल रही होगी, इस पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको फ्री मटेरियल मिल जाएगा। फ्री मटेरियल, उसके अंदर जाके आपको सारे टेस्ट फ्री वाले वो मिल जाने वाले हैं। चलिए अब हम लोग करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। आज का पहला प्रश्न है, नेटवर्क पर किसी डिवाइस की विशिष्ट पहचान के लिए क्या उपयोग किया जाता है ना। नेटवर्क पर अगर किसी डिवाइस को हमको पहचानना है तो उसका स्पेसिफिक एड्रेस क्या होता है। देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न बनते हैं, याद रखिएगा। हम सारे प्रश्नों को समझेंगे, बिल्कुल आंसर निकाल के लाएंगे हम लोग। हमारे पास में 2 चीजें बनती है नेटवर्क पर एड्रेस के लिए। एक क्या बनता है पास, एक हमारे पास बनता है लॉजिकल एड्रेस और एक हमारे पास में होता है फिजिकल एड्रेस। तो लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस इन्हीं के हमारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब भी नेटवर्क पर किसी डिवाइस को हमको पहचानना है। यहाँ पे जो लॉजिकल एड्रेस होता है ये हमारे पास होता है आईपी एड्रेस, और जो फिजिकल एड्रेस हमारे पास में होता है ये होता है मैक एड्रेस, मतलब हार्डवेयर का एड्रेस। आपके इथरनेट कार्ड, लैन कार्ड या एनआईसी कार्ड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास यूआरएल है। यूआरएल बेसिकली होता क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब इंटरनेट पर मौजूद किसी फाइल का स्पेसिफिक एड्रेस, मतलब पूरा का पूरा उसका जो पता होगा वो यूआरएल कहलाएगा, है ना। जैसे ये वीडियो है इसको आप शेयर करेंगे, आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना याद से। जो लोग नए हैं अगली सीरीज के लिए ज्वाइन जरूर कर लेंगे। तो यूआरएल क्या है, किसी फाइल का स्पेसिफिक एड्रेस है। आईपी एड्रेस क्या है, ये होता है लॉजिकल एड्रेस नेटवर्क पे हमारे डिवाइसेस का। प्रोटोकॉल ये क्या होते हैं, रूल्स। इंटरनेट पे या नेटवर्क पे जो रूल्स होते हैं वो कहलाते हैं प्रोटोकॉल, है ना। तो कलेक्शन होता है, नियमों का समूह प्रोटोकॉल कहलाता है, याद रखना है। डोमेन क्या होता है, डोमेन बेसिकली जैसे हम पढ़ते हैं www.google.com, तो google.com क्या हमारा डोमेन नेम होता है ना। ऐसे हमारे पास एक वर्ड आता है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। ये क्या करता है, डोमेन नेम सिस्टम आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में बदलता है और अपने पास रिकॉर्ड करके रखता है। चलिए, तो इसका एड्रेस क्या होने वाला है, यहाँ पर एक ही एड्रेस हमारे पास में है लॉजिकल वाला, और वो क्या है आईपी एड्रेस। तो हमारे प्रश्न का राइट आंसर क्या लग जाएगा, आईपी एड्रेस लग जाएगा, और याद रखना वो लॉजिकल एड्रेस है। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में हाईएस्ट वैल्यू ज्ञात करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं। हाईएस्ट वैल्यू, सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी उसको हमको ज्ञात करना है, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करने वाले हैं। हमारे पास हाई है, लार्ज है, मैक्स है, टॉप है। तो ना हाई यूज करते हैं हम, ना लार्ज यूज करते हैं, ना टॉप यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं, मैक्स, है ना। ये क्या करेगा, ये जो संख्या हमको देगा उसमें सबसे बड़ी संख्या, जो मैक्सिमम संख्या जो होगी, है ना, कि मान लो यहाँ पे दिया है 2, 6, 8 और 10 दिया है। 10 कैसी है, सबसे बड़ी है, या हो सके 15 हो तो वो सबसे बड़ी होगी उसके लिए। इसकी जगह अगर क्या होता, मिनी होता, मिनी अगर होता तो क्या होता, सबसे छोटी संख्या निकाल के लेके आता, मतलब मिनिमम संख्या निकाल के लेके आता, उसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल A9 का बाइनरी समतुल्य क्या है। बड़ी अच्छी ट्रिक बताता हूं इसको निकालने के लिए, है ना। इसका हमको क्या निकालना है, बाइनरी निकालना है। तो यहाँ पे हमको पता है क्या लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, A9 लिखा हुआ है, इसका निकालना है। तो ये हम लोगों ने कल की क्लास में भी देखा था। A की वैल्यू क्या होती है भाई, हेक्साडेसिमल है तो हम बताएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक के तो कोई दिक्कत आती नहीं। इसके बाद क्या होता है 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो 9 के बाद में जब हम वैल्यू लिखते हैं तो उसको हम नंबर्स में लिख के क्या लिखते हैं, अल्फाबेट्स में। क्या आता है सबसे पहले, A, B, C, D, E और F तक क्या आता है। तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या हमारे पास में 10 है, तो ये क्या लिखा हुआ है हमारे बेसिकली 10 लिखा है और 9 लिखा हुआ है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो क्या करना है हमको,
है ना। हमको क्या निकालना है, हेक्साडेसिमल से बाइनरी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस 10 का अलग निकाल लेंगे और इस 9 का अलग निकाल लेंगे। सिंपल, कुछ नहीं करना है। 10 का हमको पता ही है ना। 10 में क्या करना है, सीधे 2 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, है ना। फिर 2 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, यहाँ पे 1 बच गया। शेषफल इधर लिखना है हमको, हमने सीख चुके हैं, है ना। फिर 2 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा, बस इसको पलट के लिखना है हमको। यहाँ पे रिमाइंडर 0 हमारे पास में क्या आएगा इसका, 1 0 1 0, क्या आ गया 1 0 1 0। 10 का ये होता भी है, इसको याद रख लेना, क्या आया 1 0 1 0। अब हम निकालेंगे भैया 9 का, है ना। तो 9 में ये 9, इसमें हम दे देंगे 2 का भाग, कितने बार जाएगा, 4 बार। शेषफल क्या बचा, 1। फिर 2 का देंगे, यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, कितने बार जाएगा, 2 बार। फिर 2 का भाग देंगे, क्या बचा, शेषफल, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। फिर इसमें 2 का भाग देंगे, कितने बार जाता है हमारा, 1 बार जाता है ना। तो यहाँ पे क्या वैल्यू बन के आई हमारे पास में 1 0 0 1, है ना। तो भाई इसी के साथ में लिख दो 1 0 0 1, ये आ गया आपका आंसर, है ना। इसका अलग निकाल लिया, इसका अलग निकाल लिया, और दोनों को जब साथ में रखा हमने तो क्या आ गया 1 0 1 0 1 0 1 0, ये पहले ही वाला सही है ना। 1 0 1 0 1 0 0 1, है ना। ये आ गया हमारे पास में आंसर। तो ऐसे अलग अलग निकाल के भी हम लोग कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी बताऊं क्या दूसरा तरीका देख लो कि अगर ये नहीं करना आपको तो दूसरा वाला कैसा है, हमारे पास a है और 9 है, क्या लगाएंगे हम, हेक्साडेसिमल निकालना है। तो बेसिकली a की जगह पे हमारे को क्या रखना है, 10 रखना है। क्या करना, 2 वैल्यू हमारे पास में है, तो 16 की घात क्या लगाएंगे हम लोग, 0, है ना। और यहाँ पे 16 की घात क्या लगाएंगे, 1, ऐसे निकालते हैं हम लोग, है ना। अब इसका क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आने वाला है, इसकी वैल्यू 1 है। अब 1 का क्या करेंगे हम, इनटू करेंगे, किसमें, 9 में, क्या आ जाएगा 9, ठीक है। अब आपका क्या है, 16 है, उसकी घात 1 है तो 16 ही आएगा। अब इस 16 का सीधे सीधे गुना कर देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा 160, है ना। जब इनको हम जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में 169, ये आ गया हमारे पास 169। अब ये जो 169 है, 169 इसको आपको दे देना है किससे, 2 से भाग देना है। तो इससे जब 2 से हम लोग भाग देंगे, आप लोग उसको सॉल्व करना, यही का यही आंसर आने वाला है। कौन सा, ये वाला, है ना। 2 से भाग कैसे देते हैं हमने देख ही लिया, ठीक है। बस इतना सॉल्व करिएगा, आंसर निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में, टास्क मैनेजर सीधे खोलने हेतु कौन सी की कॉम्बिनेशन उपयोग होता है। क्या ओपन करना है आपको, टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर को अगर हमको ओपन करना है तो कौन सी शॉर्टकट की हम लोग यूज करने वाले। टास्क मैनेजर बेसिकली होता है क्या है, देखिए हमारे पास में कंप्यूटर में बहुत सारे क्या होते हैं, प्रोग्राम अगर खुले हुए हैं और किसी को हमको क्लोज करना है ना, और नॉर्मल तरीके से क्लोज वो नहीं हो रहा है, तो हम टास्क मैनेजर ओपन करके वहां पे जाके उसको एंड टास्क कर देंगे। या फिर आप देखना चाहते हो कि कौन कौन सी एप्लीकेशन बिहाइंड में चल रही है, या हमारे सीपीयू की क्या प्रोसेस से क्लॉक रेट चल रहा है, तब हम टास्क मैनेजर में जाकर उसका परफॉर्मेंस देख सकते हैं। कैसे ओपन करेंगे, हम लोग ओपन करने वाले हैं Ctrl+Shift+Escape। Ctrl+Shift+Escape से हम लोग टास्क मैनेजर ओपन कर लेंगे, बस इतना सा याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में नंबर की डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होती है। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। एमएस एक्सेल में जब भी हम कोई ऐसी सेल हमारे पास में होती है ना, अगर हमने अल्फाबेट टाइप करे, है ना, मान लो हमने ABC टाइप किया तो किधर आएगा, इस तरफ में। अल्फाबेट कहाँ पे आते हैं, लेफ्ट साइड में। और अगर नंबर टाइप करे हमने 1 2 3 तो ये कहाँ जाते हैं, ये राइट साइड में जाते हैं। नंबर कहाँ जाएंगे, राइट साइड में, अल्फाबेट लेफ्ट साइड में। हमसे क्या पूछ रहा, वो नंबर कि डिफाइंड अलाइनमेंट क्या होती है, नंबर कहाँ जाएगा हमारे पास में, हमेशा राइट में जाएगा, ठीक है। बस इतना याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे पास में, बाइनरी संख्या दी है, उसको डेसिमल में हमको बदलना है। बाइनरी को डेसिमल बदलना हम लोगों ने सीखा है, इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो भी हम लोगों ने अपलोड किया हुआ है, उसको भी जाके आप देख सकते हैं, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा मई के एग्जाम की। बाइनरी से डेसिमल बदलना है हमको, क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास संख्या दी है 1 0 1 0 1, ये दिया हुआ है हमको, ठीक है। अब हमको क्या करना है, वही जो हमने पहले से सीख के रखा है, क्या करेंगे, 2 की घात लगाते चलेंगे। कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 बार, तो ये 2 हो गया, 3 4 5 6, ये आपस में क्या है, प्लस लग जाएगा। अब इनकी घात लगानी है हमको, कहां से लगाएंगे, 0 से, 0 1 2 3 4 और ये 5, इतना क्लियर हो गया। अब क्या करना है, इनको सॉल्व कर लो। किसी भी संख्या की घात 0 होगी तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 1। 2 की घात 2 है तो क्या आएगा आपके पास, 2 ही आएगा।
2 की घात 2 है तो क्या आ जाएगा 4, 2 की घात 3 है तो 8, 4 है तो 16 और 5 है तो ये आ जाएगा 32। ये आपस में कैसे भी है, सब प्लस है, जुड़ने वाले हैं। अब हमको क्या करना है, ये 32 का गुना इस पहले वाले 1 में, 16 का दूसरे वाले 1 में, 8 का ये 0 में, 4 का ये 1 में, 2 का ये 0 में और 1 का इस 1 में करना है गुना। 32 का जब 1 में गुना करेंगे तो क्या आएगा 32 प्लस 16 का इसमें करेंगे तो क्या आएगा 16 प्लस 8 का गुना 0 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, है ना। 4 का गुना इस 1 में करेंगे तो क्या आएगा 4 आ जाएगा। 2 का गुना जब इस 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0 प्लस 1 का गुना 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, अब इन सबको जोड़ दो। क्या लिखा है मेरे पास 32 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, फिर हमारे पास 4 बचा और फिर हमारे पास 1 बचा, बस इनको जोड़ना है। 6 4 10 2 12 और 1 13 के 3 लगा के हासिल का 1 3 4 और 1 आ गया हमारे पास में 5। ये हमारे पास में हो जाएगा इसका आंसर 53। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करके ही जाना एग्जाम में ताकि यहाँ पे समय आपका बच जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। देखिए हमारे पास कंप्यूटर में 3 तरह के स्टोरेज माध्यम हम लोग यूज करते हैं, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक। मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। यहाँ पे एसएसडी क्या हमारे पास में, ये है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और इसको फ्लैश स्टोरेज भी हम लोग कहते हैं। फ्लैश क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी मूवेबल भाग नहीं होता है ना, कोई भी भाग मूव नहीं करता। जैसे अगर हम सीडी की बात करें, ये घूमती है ना। रैम हमारे पास स्टोरेज में हम लोग यूज नहीं करते, प्राइमरी स्टोरेज में है। पेन ड्राइव हमारे पास, ये भी कैसी है, इलेक्ट्रॉनिक है। हार्ड डिस्क के अंदर भी क्या लगी होती है, डिस्क लगी होती है। तो बेसिकली निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज है। देखिए ये हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पे आ गया, यह हमारे पास ऑप्टिकल हो गया, रैम रजिस्टर से मिलकर बनी होती है, और पेन ड्राइव फिर क्या है, पेन ड्राइव फिर हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आ चुका है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास में जो सीडी रोम है यही हमारे पास में ऑप्टिकल माध्यम है। इसके अलावा डीवीडी, ब्लूरे डिस्क भी इसी में आते हैं, याद रखिएगा, है ना। उसके बारे में हम लोगों ने इसके पहले की क्लास में डिटेल में समझ लिया है। क्लासेस सारी की सारी देखते हुए आए होंगे अभी तक के, पहली क्लास से अभी तक के। अगर मई की पूरी सीरीज अगर आपने देखी है मई वाली, आपका पेपर निश्चित रूप से निकल जाएगा। मैंने जब जब जो पढ़ने का बोला है वो अगर आपने पढ़ा है तो आप मिठाई बांटने की तैयारी कर लीजिए, ठीक है। संबंधित वेब पेज के संग्रह को क्या कहा जाता है, वेब पेजेस का संग्रह। देखिए वेब पेज क्या होते हैं, तो हाइपर लिंक्स होती है। वेब पेज पर क्या होगी, हाइपर लिंक्स होती है। और जो वेब पेज हमारे पास में है, एक से ज्यादा अगर वेब पेज होंगे तो वो निर्माण कर लेते हैं किसका, वो निर्माण कर लेते हैं वेबसाइट का। एक से ज्यादा वेब पेज होंगे हमारे पास में तो वेब पेजेस मिलकर वेबसाइट का, जैसे किसी वेबसाइट पे हम जाते हैं मल्टीपल वेब पेज रहते हैं, हाइपर लिंक होती है, क्लिक करो अगला पेज आ गया, क्लिक करो अगला पेज आ गया। तो बेसिकली बहुत सारे पेज वहां पर जुड़े होते हैं, किसके माध्यम से, हाइपर लिंक के माध्यम से। ये जरूर याद रखिएगा। ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हमको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जिसको हम वेब ब्राउजर बोलते हैं। प्रोटोकॉल, रूल्स ऑफ इंटरनेट या नेटवर्क के जो नियम होते हैं उनके समूह को प्रोटोकॉल कहते हैं। सर्च इंजन, बेसिकली सर्च इंजन में हमारे पास ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनके माध्यम से हम लोग कंटेंट को सर्च कर पाते हैं, है ना। और हमको किसकी जरूरत पड़ेगी वहां पर, वेब ब्राउजर की उसमें जरूरत पड़ने वाली है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी टोपोलॉजी हाईएस्ट रिलायबिलिटी प्रदान करती है ना। कौन सी सबसे ज्यादा कैसी है, विश्वसनीय है। यहाँ पर हम टोपोलॉजी दी है। देखिए टोपोलॉजी के लिए क्वेश्चन याद रखिएगा। टोपोलॉजी बेसिकली क्या होती है, तो फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क। भौतिक जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने तैयार किया है नेटवर्क का वो कहलाता है क्या, टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजी में हमसे पूछ रहा है रिलायबल कौन सी है। जैसे आप बस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होती है, एक सिंगल ऐसी केबल होती है, इसके माध्यम से ऐसे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, है ना। अब इसमें डिसएडवांटेज क्या है, ये केबल खराब हुआ पूरा नेटवर्क चला गया। रिंग की हम बात करेंगे तो रिंग में क्या होता है, इस तरीके से रिंग बनी होती है और आपस में सब कंप्यूटर ऐसे खराब होते, मतलब जुड़े हुए रहते हैं। अब ये केबल कहीं से अगर डैमेज हो गया तो इसका संपर्क इससे टूट जाएगा, दो जगह खराब हो गई तो ये सीधे बाहर हो जाएगा। मेश टोपोलॉजी की बात करें, मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, जितने भी कंप्यूटर मेश टोपोलॉजी में होते हैं ये कैसे होते हैं, ये डायरेक्ट दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड रहते हैं। जितने भी नेटवर्क में कंप्यूटर होंगे उससे सीधे। इसमें जो कनेक्टिविटी होती है कैसी होती है, पूरी की पूरी पीयर टू पीयर, मतलब हर एक कंप्यूटर से सीधे कनेक्ट होता है। जैसे ये वाला कंप्यूटर अगर आपको दिख रहा होगा तो इस कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो बच्चे वाले 1 2 3 4 बाकी 4 कंप्यूटर से डायरेक्ट वो जुड़ा हुआ है ना। तो ये टोपोलॉजी कैसी होती है, फुल्ली कनेक्टेड टोपोलॉजी होती है। ये सबसे ज्यादा विश्वसनीय होते हैं। हमारे प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है, यही वाला है।
स्टार टोपोलॉजी की बात करें तो इसमें बीच में एक सेंट्रलाइज हब लगा दिया, उससे हमने कंप्यूटर जोड़ दिए। अगर ये खराब हुआ ना हब हमारा तो पूरा नेटवर्क खत्म, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर भले चाहिए कंप्यूटर बंद हो जाएगा पर बाकी सब आपस में जुड़े हुए है ना, डायरेक्ट लाइन से। तो याद रखिएगा मेश टोपोलॉजी होगी यहाँ पर सबसे ज्यादा रिलायबल। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में कंट्रोल शिफ्ट और गेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट और गेटर देन से होगा क्या? तो बेसिकली कंट्रोल शिफ्ट गेटर देन क्या करता है, ये फॉन्ट के साइज को इंक्रीज करता है। क्या करेगा? फॉन्ट के साइज को इंक्रीज करने वाला है। और अगर यह लेस देन होता तो वो क्या करता? फॉन्ट के साइज को डिक्रीज मतलब कम कर देता। फिलहाल हमारे पास में इंक्रीज के लिए है, तो याद रखिएगा इंक्रीज कौन करेगा? हमारे पास में कंट्रोल शिफ्ट प्लस गेटर देन, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा बोल्ड करने की बात होगी, सुपर स्क्रिप्ट की बात होगी। सुपर स्क्रिप्ट क्या होगी? जैसे हमने लिखा 2 की घात 2, तो ये 2 को जब हमने ऊपर भेजा, ये क्या बन गया आपका? सुपर स्क्रिप्ट बन गया। सब स्क्रिप्ट में क्या होता है कि हमको लिखते हैं H2O, तो अब 2 कहाँ पे आ गया? नीचे आ गया, तो ये सब स्क्रिप्ट है ना, और ये सुपर स्क्रिप्ट है। बस इतना से याद रखिएगा। शॉर्टकट की भी उनकी याद कर लीजिएगा, है ना। शॉर्टकट की बता दूं क्या? शॉर्टकट की देखो, अगर हम सब स्क्रिप्ट लगा रहे हैं तो क्या यूज करना है हमको? कंट्रोल प्लस इक्वल लगा दो, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट लगना है आपको तो इसी को लगा दो, क्या? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल लगा दो, है ना। हालांकि वहां पे आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? प्लस भी मिल जाएगा, है ना। बेसिकली अगर हमारा कीबोर्ड अगर आपने ध्यान से देखा हो, है ना, कीबोर्ड अगर हम ध्यान से देखें, है ना, आपको दिख रहा है कि मैं जूम कर देता हूं। अगर कीबोर्ड को हम ध्यान से देखें तो हमारे कीबोर्ड में जो की है ना, अगर आपको प्लस वाली दिख रही है, प्लस वाली, है ना, दिख रही होगी। कहाँ पे? ये देखो किधर है मेरे पास, ये वाली, ये की आपको दिख रही है। प्लस ऊपर की तरफ है और इक्वल कहाँ पे है? नीचे की तरफ, है ना। प्लस ऊपर की तरफ और इक्वल नीचे की तरफ। तो ये बेसिकली क्या करता है आपका कि जब भी शिफ्ट का हम लोग यूज करते हैं तो शिफ्ट का यूज करने पर हमेशा ऊपर का लेटर प्रिंट होता है। तो हमने क्या लगा दिया? यहाँ पे शिफ्ट लगी है, क्या होगा? ऊपर का लेटर मतलब क्या प्रेस करेगा? वो प्लस को प्रेस करेगा। प्रेस तो हम वही की कर रहे हैं, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा? आपका सुपर स्क्रिप्ट लग जाएगा। और बिना शिफ्ट के साथ उसी की को हम प्रेस कर रहे हैं तो तब क्या लगेगा? सब स्क्रिप्ट, है ना। बस इतना से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी भाषा वेब डिजाइनिंग की बैकबोन है? रीढ़ की हड्डी कौन सी है भैया? देखिए वैसे तो यहाँ पर जावा, HTML, पाइथन, C++ लगभग सारी एप्लीकेशन वेब डिजाइनिंग में कहीं ना कहीं इनका योगदान है, इन सभी का, है ना। लेकिन बैकबोन कौन सी है? मतलब जिसके बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते या सारा कुछ उसी पे डिपेंडेंट है ना। यहाँ पे ये अलग काम के लिए, ये अलग काम के लिए, ये अलग काम के लिए वहां पर यूज में आ रही है। लेकिन बैकबोन क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ही है, याद रखिएगा, है ना। बाकी इनका भी हम लोग यूज कर रहे हैं लेकिन अलग अलग पर्पस के लिए, इंटरनेट पर अलग अलग पर्पस के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली सारी कोडिंग किसमें होने वाली है? HTML में। निम्न में से कौन वाइल्ड डोमेन एक्सटेंशन नहीं है? वैलिड, सॉरी, है ना। निम्न में से कौन सा वैलिड एक्सटेंशन नहीं है? किसका भैया? डोमेन का, है ना। डोमेन में क्या होता है कि आपने देखा होगा इस तरीके से कि मैंने लिखा www.google.com, तो यहां पर एक्सटेंशन कहा गया हमारे पास में, यहां पर इसी को मैं एक तरीके से और लिख देता हूं, यही www.google.co.in लिख दिया, है ना। तो यहाँ पे दोनों के दोनों लास्ट में क्या हमारे पास में एक्सटेंशन दिए हुए हैं। ये भी एक्सटेंशन हमारे पास में है .com और .co.in, ये भी क्या है? एक्सटेंशन है। क्या अंतर है? देखिए हमारे पास में यहाँ पर इन लग गया तो ये क्या बता रहा है? कंट्री को बता रहा है कि कौन सी कंट्री की वेबसाइट है। और ये हमको क्या बता रहा है? सिर्फ पर्पस बता रहा है कि किस पर्पस की है। तो यहाँ पे हमारे पास जो दिए गए हैं सारे के सारे पर्पस के ही दिए गए। हालांकि यहाँ पर इनको क्या बोलते हैं हम लोग? इनको बोलते हैं हम टॉप लेवल डोमेन, TLD, टॉप लेवल डोमेन हम लोग बोलते हैं। याद रखना है इनको, किनको? इनको। यहाँ पे कमर्शियल के लिए हम लोग यूज करते हैं, एक्सटेंशन होता है। ORG ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं, ये भी होता है। EXE ये एग्जीक्यूटिबल फाइल के लिए हम लोग यूज करते हैं। और फिर EDU ये एजुकेशन की अगर वेबसाइट होगी तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा। फिलहाल हमारे पास में कौन सा नहीं है के लिए पूछ रहा है, तो हमको पता है कि जो EXE है ये क्या है? एग्जीक्यूटिबल फाइल का एक्सटेंशन होता है। इसलिए हमारे प्रश्न पूछ रहा है नहीं, कौन सा नहीं है? तो .exe नहीं होगा, बाकी तीनों है। अगला प्रश्न है MS एक्सेल में राउंड
का परिणाम क्या होगा। देखिए यहाँ पे 0 दिया हुआ है। जब भी हमारे पास में कोई एक्सटेंशन मतलब इस तरीके का राउंड के लिए पूछे, आपको ध्यान देना है कहाँ पर, ये लास्ट में क्या लिखा है उस पर ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 0, तो 0 होने से क्या होगा कि करेगा तो राउंड अप, जितने भी राउंड फंक्शन है क्या करते हैं, राउंड अप ही करते हैं। लेकिन लास्ट में जो होता है ये दर्शाता है कि क्या करना है। क्या है, ये 0 दिया हुआ है, मतलब कि ये जो वैल्यू यहाँ पे दी गई है 15.67, इसको एक इंटीजर वैल्यू में बदलना है। इंटीजर वैल्यू मतलब पूर्णांक में बदलना है। अभी दशमलव में है तो उसको कैसे बदलना है, पूर्णांक में। तो इसके बाद में देखो ये क्या 15.67 है, इसके बाद में कौन सी संख्या होगी जो पूर्णांक होगी, तो वो क्या है 15.67 है, तो क्या हो जाएगी 16। वही क्या होगी इसके बाद का पूर्णांक होने वाली है ना। 16.0 नहीं होगी, 15.6 नहीं होगी, 15 नहीं होगी। ये क्या है, बात की है तो ये आंसर नहीं लगेगा। उसके बाद में क्या 6 कहा गया, 6 7 आ गया है, तो इसी को क्या करेगा वो आगे की तरफ बढ़ाएगा। तो इसके बाद जो पूर्णांक मिलेगा हमको क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। वही हमारे प्रश्न का राइट आंसर है ना। तो 0 किसके लिए है, पूर्णांक के लिए। अगर यहाँ पे क्या होता -1 होता, यहाँ पे 0 की जगह अगर -1 लिखा होता, तब हम क्या करते, यहाँ पे फिर जो वैल्यू दी होती है ना, मान लो यहाँ पे 10 दिया होता, मैं 15 ही कर देता हूँ, यहाँ पे 15 दिया होता है ना, और इस तरीके से -1 लिखा होता तो क्या करते, हम इसको इंक्रीज करते किससे, 10 से। -1 मतलब 10 से, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, हमारे को राइट आंसर क्या आ जाता है, ये आ जाता 25। अगर यहाँ पे -1 की जगह क्या -2 लिखा होता, तब हम क्या करते, इसको 100 से इंक्रीज करते। किससे करते हैं, 100 से। तो यही 15, फिर क्या हो जाता हमारे पास में, ये हो जाता 15, 150, 100 से इंक्रीज कर देते है ना। तो राउंड अप करने वाली बात है, बस इसको याद रखना। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बड़े इसी तरीके से बन जाएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मेलिकुलस सॉफ्टवेयर कौन सा है ना। मेलिकुलस मतलब कि हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है, बस इतना सा बताना है। एंटीवायरस क्या करता है, ये तो हमको नुकसान से बचाता है। मेलवेयर ये नुकसान पहुंचाता है। ड्राइवर ये तो हमारे जो डिवाइसेस होते हैं उनको चलाने के लिए लगता है हमारे को। कंपाइलर ये हमारे कंप्यूटर में ट्रांसलेशन के लिए यूज करते हैं हम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारे पास कंपाइलर होता है। तो बेसिकली नुकसान कौन पहुंचा रहा है, ये है मेलवेयर। तो सारे के सारे ऐसे प्रोग्राम, ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, कहाँ के, मेलवेयर के अंदर आते हैं, उन्हीं को हम मेलिकुलस हम बोल रहे हैं, याद रखिएगा है ना। तो इसी के अंदर हमको ट्रोजन होगा, स्पाई वायरस होगा, स्पाईवेयर होगा, की लॉगर होगा, रैंसमवेयर होगा, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत ही आते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सोर्स कोड होता है, हमने कोडिंग कर ली है, उसको मशीनी भाषा में बदलना है हमको, तो हमको यहाँ जरूरत पड़ने वाली है किसकी, ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ने वाली है। और जो प्रोसेस होने वाली है वही हमसे पूछ रहा है, क्या कहलाता है, प्रक्रिया मतलब प्रोसेस पूछ रहा है। या सबसे पहले वहां पर क्या दिया है, डीबगिंग दिया है। डीबगिंग में क्या होता है कि हमारे कोड में जो प्रॉब्लम आ गई है ना, टाइप करते समय हमने कोड में एरर आ गया है, उसको सुधारने के लिए है ना। वैसे भी डीबगिंग बग क्या बात है कि सॉफ्टवेयर आपका लॉन्च हो गया है, लॉन्चिंग प्रोसेस में है, वहां पे जब टेस्ट किया जाता है तो आउटपुट करेक्ट नहीं आ रहा है, वो क्या कहलाता है, आपका बग होता है। जैसा हम चाह रहे हैं वैसा आउटपुट नहीं आ रहा तो बग होता है, उसको सुधारने की प्रोसेस डीबगिंग होगी। एग्जीक्यूट मतलब कोई फाइल आपके पास में है या प्रोग्राम आपके पास में है या कंप्यूटर को हमने कोई काम करने के लिए दिए हैं कुछ कमांड, अब वो एग्जीक्यूट मतलब वो कमांड पूरे होने वाले हैं, वो एग्जीक्यूशन कहलाएगा। कंपाइलिंग क्या होगा, तो कंपाइलिंग प्रोसेस में जो कोड दिए रहते हैं है ना, हमने जो कोड तैयार करे हैं उसको मशीनी भाषा में बदलने के लिए कंपाइलर का यूज करते हैं, तो कंपाइलिंग कहलाता है। लोडिंग क्या होती है, तो किसी भी सॉफ्टवेयर फाइल को रैम में लोड करना लोडिंग कहलाता है, याद रखना। और कौन करता है, इसे ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन लोड करता है, एग्जाम का क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम को मुख्य मेमोरी में कौन लोड करता है, तो लोडर करता है, याद रखिएगा। फिलहाल हमारे पास में है कि सोर्स कोड को मशीनी भाषा में कौन बदलने वाला है, तो ये कंपाइलिंग क्या कहलाएगी, वो प्रोसेस कंपाइलिंग, बदलेगा और अपलोड करेगा मशीनी भाषा में है ना। तो कंपाइलर को याद रखना, और जो प्रोसेस हमारे पास में वो क्या है, कंपाइलिंग है ना। तो पहले कंपाइल ही किया जाता है और फिर रन किया जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में स्क्वायर रूट प्राप्त करने हेतु कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है ना। तो स्क्वायर रूट जब भी आपको निकालना है तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, तो हमको पता होना चाहिए, सीधे आंसर लगाना है। क्या करना है हमको, SQRT, स्क्वायर रूट का फार्मूला यही है, इसको आप लगा देना है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है तो स्क्वायर रूट में हम डाल के सॉल्व कर लेंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, कौन सा अटैक सर्वर पर अत्यधिक रिक्वेस्ट भेजता है। देखिए हमारे पास पे सर्वर के ऊपर इतनी रिक्वेस्ट भेज दी जाती है कि वो काम ही नहीं करता, बहुत स्लो हो जाता है। और जहां सर्वर स्लो हुआ तो पूरा नेटवर्क कैसा हो जाने वाला है, स्लो हो जाने वाला है। तो वो कहलाता है पर डिनाइल ऑफ सर्वर, DOS अटैक, डिनाइल ऑफ सर्वर फुल फॉर्म याद रखिएगा। और यह अटैक जब हमारे सर्वर पे किया जाता है तो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, तो नेटवर्क स्लो हो जाता है, उसको याद रखना, वो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेसिमल 64 का हेक्साडेसिमल क्या होगा, है ना। 64 का क्या निकालना है आपको, हेक्साडेसिमल निकालना है। तो 64 हेक्साडेसिमल निकालना है तो क्या करना है हमको, डेसिमल में है मतलब कैसा है, ये ऐसा है, और आपको कैसा बदलना है, इसको आपको बदलना है हेक्साडेसिमल में। क्या करना है, सिंपल 64 है, इसमें भाग दे देना आपको, कितने का, 16 का, 16 का भाग दे देंगे। कितने बार जाएगा, तो हमको मालूम है 4 बार जाएगा। शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। यहां से लेके यहां ऐसा लिख दो, उसको क्या आ जाएगा 4 और 0, ये क्या बन गया आपका हेक्साडेसिमल। ठीक है, 16 कहां पर, 40 आ गया, 40 कहां है हमारे पास, ये है। ठीक है, बस ऐसे भाग दे के आंसर निकाल लेने का। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में एक्टिव सेल एडिट करने हेतु कौन सी शॉर्टकट की उपयोग की जाती है। एक्टिव सेल को हमको क्या करना है, एडिट करना है। मैंने कल भी बताया था और आपको पहले से पता है, बहुत सारे लोगों को पहले से पता होता है जो काम करते हैं। हमको किसी फाइल को रीनेम करना है या फोल्डर को रीनेम करना है, तब भी हम यूज करते हैं किसका, F2 का। और एक्सेल में आपके पास डाटा है किसी सेल में, उसको एडिट करना है, तब भी हम यूज करते हैं F2 का, है ना, या फिर डबल क्लिक करेंगे तो भी हो जाएगा। निम्न में से कौन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, यहाँ पे लैंग्वेज दी है हमारे को, और कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब जिसमें हम प्रोग्राम नहीं लिखते हैं। देखिए जावा के तो हम लिखते हैं, बहुत सारे गेम हम लोग बनाते हैं, इसका स्क्रिप्टिंग इंटरनेट पे भी काम में आता है। पाइथन AI के लिए लैंग्वेज है। ओरेकल है, ओरेकल हमारे पास डेटाबेस है भी, है ना, डेटाबेस। और सी हमारे पास में क्या, ये भी हमारे पास लैंग्वेज है, हम लोग पढ़ते ही। इसमें लिखा हुआ सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रोग्राम कौन सा है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम लोग पढ़ते हैं। फिलहाल यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, ओरेकल। ओरेकल क्या है, ये DBMS डेटाबेस का हमारे पास में क्या है, ये सॉफ्टवेयर है, याद रखना। DBMS के लिए क्या हम लोग ओरेकल सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, और बैकएंड में यूज किया जाता है बेसिकली इसको। जो सॉफ्टवेयर में लैंग्वेज में तैयार कर लिया तो बैकएंड में हम ओरेकल यूज कर रहे हैं, या एक्सेस यूज कर रहे हैं, या फिर हम SQL यूज कर रहे हैं, तो बैकएंड में यूज करते हैं, तो याद रखिएगा इसको। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम हमको पता है ना, जिनको नहीं पता है तो अब पता हो जाएगा कि इसका जो निर्माण किया गया है किसने किया है, वो किया है गूगल ने। एंड्रॉइड जो ऑपरेटिंग सिस्टम, हम लोग एंड्रॉइड मोबाइल बोलते हैं, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉइड है, और वो एक प्रकार का हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखना। जैसे हमारा सिम्बियन होता है, iOS होता है, ये सब हैंडहेल्ड है। एप्पल का iOS हमारे पास में, IBM का नहीं है, इंटेल का भी नहीं है ना, याद रखना किसका है, गूगल का है। एक्सेल में Ctrl+Shift+$ क्या अप्लाई करता है, Ctrl+Shift+$ का जो साइन होता है ये क्या अप्लाई करता है ना। तो हमारे पास में जब भी हमारे पास ऐसा कॉलम होगा या हमको पूरी रो होगी, कॉलम या रो होगी, उसको असाइन करना है स्पेसिफिक किसी फॉर्मेट में, तो हम लोग जब डॉलर का साइन यूज करते हैं Ctrl+$, तो क्या हो जाएगा, वो करेंसी फॉर्मेट में सेट होता है, याद रखना, है ना। फिर उसमें अपने आप क्या लिखा मिल जाएगा आपको, दशमलव के बाद 2 जीरो, जितने आप चाहते हो उतने अपने आप लिखे हुए मिल जाएंगे, है ना। परसेंटेज, टाइम, ये सबके लिए हम अलग अलग शॉर्टकट की है, इसको याद कर लीजिएगा। निम्न में से कौन डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। डेटा को परमानेंटली स्टोर मतलब एक बार स्टोर कर लिया तो कर लिया, आप वो नहीं हटाएगा कभी भी उसको, है ना। रैम हमारे पास टेम्परेरी है क्योंकि वोलेटाइल मेमोरी होती है। कैश भी हमारे वोलेटाइल मेमोरी होती है, रजिस्टर से मिलकर बनी होती है। रोम हमारे प्रश्न का राइट आंसर है, ये स्थायी मेमोरी होती है, एक बार डाटा डाल दो तो लाइट जाने के बाद भी स्थायी रहता है। रजिस्टर भी हमारे अस्थायी होते हैं क्योंकि रजिस्टर से मिलकर हमारी कैश मेमोरी और रैम का निर्माण भी हो रहा है। ये कैसे अस्थायी होते हैं, रजिस्टर टोटली कैसे होते हैं, अस्थायी मेमोरी होती है, इसके अंदर का डाटा लाइट जैसी जाएगी अपने आप हट जाएगा, है ना। इसीलिए ये कैसे वोलेटाइल है तीनों, और रोम कैसा है, ये नॉन वोलेटाइल, इसमें स्थायी रूप से रहने वाला है। विंडोज में कंप्यूटर लॉक करने की शॉर्टकट की कौन सी है। तो कंप्यूटर को लॉक करने के लिए हम लोग शॉर्टकट की यूज करते हैं, और हम यूज टू भी होते हैं उसको, कि हम काम करते करते जाना चाह रहे हो तो फट से हमने विंडो के साथ में L प्रेस कर दिया और हमारा कंप्यूटर लॉक हो जाएगा। वापस ओपन करने के लिए पासवर्ड डालना पड़ेगा, फिर ऑन होगा।
तो क्या यूज करेंगे, विंडो प्लस एल का यूज करते हैं। विंडो डी से क्या होता है, तो हमारे पास जितनी भी एप्लीकेशंस खुली है 100, 50, 200 जितनी भी खुली है सबको एक साथ अगर मिनिमाइज करना है तो विंडो के साथ में हम डी प्रेस करेंगे, सब मिनिमाइज हो जाएंगे। वापस से एक विंडो डी प्रेस करेंगे, सब मैक्सिमाइज हो जाएगा। आप करके देखिएगा। विंडो सी, ये रिसेंटली पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है। विंडो ई से क्या होता है, तो विंडोज एक्सप्लोरर ओपन होता है ना। विंडोज एक्सप्लोरर आप लोगों ने देखा होगा, इसमें हायरार्चिकल भी घुसता है ना। यहाँ पे क्या ये हायरार्चिकल बना होता है, सी डी ई एफ जो भी रहते हैं, और इधर उसके कंटेंट आपको दिखते रहते हैं, है ना, फाइल के व्यू में जैसे भी आपको दिखे। तो विंडोज एक्सप्लोरर हम ओपन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसको, विंडो प्लस ई को। और यहाँ पे उसका क्या होता है, हायरार्चिकल मॉडल होता है। यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ कंटेंट आ जाएगा, है ना। सी के अंदर के फोल्डर, सब फोल्डर, सब हमको यहाँ पे दिख जाते हैं, याद रखिएगा, है ना। विंडो आर तो हमको पता ही है, रन ओपन करने के लिए। ऑक्टेल 17 का डेसिमल समतुल्य क्या होगा, है ना। ऑक्टेल में दिया हमारे को क्या, 17 दिया है भैया, 17, ये किस में है, ऑक्टेल में है। और हमको क्या करना है, उसको डेसिमल में बदलना है। क्या करना है हमको, वही भाई 17 है ना, दो संख्या हमारे पास में, तो 8 की घात क्या लगाएंगे हम, 0, और 8 की घात क्या लगाएंगे, 1, है ना, बीच में प्लस है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, किसी की भी घात अगर 0 होगी तो क्या आएगी, वैल्यू 1 आएगी। इसकी 8 की घात 1 है तो ये क्या, 8 जैसा का वैसा आएगा। अब इस 8 का गुना इस 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, 8 आ गया, प्लस अब इस 1 का गुना इस 7 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7। इसको जोड़ देंगे हम, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 1 15। 15 क्या आ गया आपके पास में, 15 आ गया आपके पास में डेसिमल। 15 है क्या हमारे पास, ये रहा 15 और ये हो गया डेसिमल, है ना। प्रैक्टिस करिएगा, जल्दी आंसर निकलेगा। निम्न में से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है। पॉइंटिंग डिवाइस मतलब जिसके पास क्या हो, पॉइंटर होगा। हम लोग पढ़ते हैं माउस, हम लोग पढ़ते हैं जॉयस्टिक, हम लोग पढ़ते हैं ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, ये सारे क्या है, ये पॉइंटिंग डिवाइसेस होती है, याद रखिएगा। हमारे पास में यहाँ पर है प्रिंटर, ये क्या आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में भी सिर्फ एक यही है ना। और अगर पॉइंटिंग बोलेंगे तब भी यही है। तो प्रश्न में अगर OMR OCR ये लिखा रहता तब थोड़ा सा दिक्कत जाती कि सारी की सारी इनपुट डिवाइस है, उसमें से पॉइंटिंग डिवाइस ढूंढना है। पॉइंटिंग डिवाइस मैंने आपको बता दी, वो उतने ही याद रखिएगा। जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आते हैं। MS एक्सेल अनेक वर्कशीट मिलाकर क्या बनाती है ना। तो MS एक्सेल में बहुत एक से ज्यादा क्या होगी, सीट होगी, वर्कशीट होगी, उससे मिलकर क्या बनेगी, आपकी बुक बन जाएगी। बहुत सारे सीट या पेज होते हैं ना, उनसे मिलकर क्या बनती है, बुक बनती है। क्या बनेगी, वर्क बुक बनने वाली है। क्या बनेगी, वर्क बुक बनेगी। अच्छा, यहाँ जितने भी क्वेश्चन ले रहे हैं हमने इसको आगे सीरीज में बड़ा डिटेल में कवर किया हुआ है, तो पूरी सीरीज देखते आ रहे होंगे तो अभी बड़े तेजी से समझ में आ रहा होगा। फास्ट रिवीजन और सेलेक्टेड रिवीजन, है ना, जो सीधे एग्जाम में आपके पास में क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद हमारे पास में कंप्यूटर आउटपुट को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने हेतु कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, है ना। अब कंप्यूटर आउटपुट है तो हमको स्क्रीन पर दिखाना है, तो स्क्रीन पे हमको क्या चाहिए, या तो मॉनिटर चाहिए स्क्रीन के रूप में, या फिर उसके जैसा ही कोई अन्य डिवाइस चाहिए हमको। प्लॉटर हार्ड कॉपी के लिए आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस हो गया, प्रोजेक्टर हमारे प्रश्न का राइट आंसर है ना। प्रोजेक्टर क्या है, बड़ी सी स्क्रीन लगा दो तो कंप्यूटर का जो आउटपुट जाएगा सीधे प्रोजेक्टर भेज दो। प्रोजेक्टर का यूज भी हम लोग कहाँ करते हैं भैया, हम उसको बड़े हॉल में करेंगे, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में करेंगे, या क्लास में पढ़ाने के लिए हम लोग पहले करते थे, अभी वहां पर रखा हुआ है। तो पढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते थे, या बड़े हॉल में दिखाने के लिए, है ना, बड़ी स्क्रीन के रूप में प्रोजेक्टर का यूज करते थे, इसको याद रखना है। जॉयस्टिक हमारे पास में फ्लाइट सिमुलेटर में हम लोग यूज करते हैं, है ना, या CCTV कैमरे कंट्रोल करने के लिए करते हैं। और सबसे ज्यादा इसका ये यूज होता है वो गेम खेलने में, गेमिंग में किया जाता है, ये आपको याद रखना। और ये एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, ये भी याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है। ईमेल एड्रेस कौन सा गलत है, ये क्वेश्चन CPCT का 100% आने वाला क्वेश्चन है, आता ही है ना। 1 नंबर फ्री का है। ईमेल एड्रेस पर हमको पहचानना, तो ईमेल एड्रेस बेसिकली होता है क्या है कि सामने आपको क्या मिल जाएगा, यूजर नेम मिल जाएगा, है ना, उसको आपने @ से अलग कर दिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको डोमेन नेम, डोमेन नेम मिल जाएगा। यहाँ पे हो सकता है जीमेल हो या जो भी हो, डोमेन नेम मिलेगा। भाई इतना सा अंतर याद रखना, है ना, वो साथ में .com या जो भी लगा हो।
हमारे पास में बोल रहा है, यहाँ पे लिखा है raj@gmail.com। याला लगभग लगभग पूरा सही है, मतलब मैं कहूँ ये पूरा सही दिख रहा है, कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे हमको बोल रहा है राज, यहाँ पे नीचे क्या लगा है, हाइफन लगा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है राज _ है, सॉरी, है ना, 1 2 3 @ तो हम यहाँ पे अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, हम अंडरस्कोर यूज कर सकते, जो नीचे लाइन लगती है। यहाँ पे लिखा है राज हैश, है ना, gmail.com, और यहाँ पे कहीं पे भी क्या @ नहीं है, @ की जगह पे क्या यूज कर रहा है, वो हैश। तो ये कैसा है, गलत है ना। ये वाला जो आंसर है आपका, ये कैसा है, ये गलत है। इसके बाद राज डॉट लगाया है, .cpct, तो डॉट यूज कर सकते हैं क्या हम लोग? हाँ, हम डॉट यूज कर सकते हैं, हम लोग डॉट यूज कर सकते हैं, हम लोग अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों के दोनों, यहाँ पे अंडरस्कोर लगा है, ये भी हो सकता है, डॉट लगा है, ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं। और @ के बाद में हमारे पास में क्या होगा, वहाँ पे डोमेन नेम होने वाला है ना। तो ये कैसे होंगे, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये वाला जो हमारे पास में है ये गलत है ना। तो क्या बोल रहा है वो, कौन सा नहीं है, तो ये वाला नहीं है भैया। एक्सेल में सम फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? सम, और सम के लिए ये वाला साइन आता है ना, याद रखना। कहाँ मिलेगा आपको ये आपको मिलने वाला है होम टैब पे, है ना। ये भी होम टैब वाला क्वेश्चन पूछा गया है, और ये साइन रख के पूछता है कि काय का है, ये सम का है, जोड़ने का है। तो इससे करेंगे क्या हम लोग, सम से हम लोग ऐड क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जोड़ने के लिए हम लोग करते हैं, काउंट के लिए हम लोग काउंट यूज करते हैं या काउंटर यूज करने वाले हैं, है ना। मल्टीप्लाई वैल्यू है, डिवाइड के लिए हम ये यूज करते हैं, स्लैश का यूज करते हैं, है ना। मल्टीप्लाई करना तो हम लोग स्टार का यूज कर लेते हैं सम के साथ, है ना। लेकिन याद रखना कि अगर जोड़ना है आपको तो हम लोग सम का यूज करते हैं। ऐड वैल्यूज को ऐड करने के लिए हम सम का यूज करते हैं, बस इतना। और कोई भी फार्मूला किससे शुरू होगा, इक्वल से शुरू होगा, ये याद रखना। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया है? देखिए, फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब यूज किया, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज किया, थर्ड जनरेशन में हमने आईसी यूज करी, फोर्थ जनरेशन में हमने यूज किया है माइक्रो प्रोसेसर, है ना। और माइक्रो प्रोसेसर की डेफिनेशन क्या बोलती है? माइक्रो कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। मतलब हमारे जो छोटे छोटे कंप्यूटर होते हैं इनकी बात कर रहे हैं। कहाँ मिल गया हमको, ये मिल गया है फोर्थ जनरेशन में, है ना। हालांकि यहाँ पर हम एक वर्ड और यूज करते हैं, LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और फिर हम यूज करते हैं फिफ्थ में वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट और अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, उसको भी याद रखिएगा, है ना। चलिए, निम्न में से ई कॉमर्स का उदाहरण नहीं है ई कॉमर्स का, है ना। ये चैप्टर रह गया था, आपने सोचेंगे हम नहीं पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे, है ना। ई कॉमर्स वाला चैप्टर रह गया है, तो वो हमने कवर करा दिया है। ऐसी क्वेश्चन है, ऐसी है कि ये क्वेश्चन आने वाले, है ना। निम्न में से ई कॉमर्स का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है? हमको बोल रहा है ऑनलाइन टिकट बुकिंग, ये तो हम कर सकते हैं ई कॉमर्स के माध्यम से। ई कॉमर्स बोलते हैं क्या, इंटरनेट के माध्यम से बिजनेस। ऑनलाइन शॉपिंग, ये तो हम रोज करते हैं। एटीएम कैश विड्रॉल, एटीएम का कैश विड्रॉल नहीं निकलता ना ऑनलाइन से, वो तो खुद ही जाके हमको निकालना पड़ेगा, है ना, वो घर बैठे बैठे नहीं होगा। इंटरनेट बैंकिंग, ये भी पॉसिबल है ना। तो इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन टिकट और शॉपिंग जो है ये हम लोग कर सकते हैं ई कॉमर्स के माध्यम से। एटीएम तो हमको जाना पड़ेगा, है ना, वहां पे हमको फिजिकल प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी तब मिलेगा। अगला है मैथमेटिकल फॉर्मूला हेतु ओपन ऑफिस का कौन सा एप्लीकेशन उपयोग होता है? मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए, है ना। तो याद रखना कि मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए हम जो यूज करते हैं ओपन ऑफिस में, वो क्या होगा, वो होगा मैथ। क्या यूज करने वाले हैं? मैथ को यूज करने वाले हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इनकी भी बात करते हैं आगे। ओपन ऑफिस में स्पेलिंग और ग्रामर ऑप्शन किस मेन्यू में मिलेगा? तो स्पेलिंग और ग्रामर का जो ऑप्शन है वो मिलने वाला है आपको कहाँ पे, टूल्स में। इसके लिए एक ट्रिक बता देता हूं, ओपन ऑफिस के लिए ट्रिक याद रखिएगा कि ओपन ऑफिस में जब भी कोई आपसे टूल पूछे, है ना, और आपको आंसर नहीं पता हो कि ये कहाँ पे होगा, नहीं पता है, वो कंडीशन बोल रहे हैं, है ना, तब आप उसका आंख बंद करके लगाएंगे ऑप्शन क्या, टूल्स। कोई भी ऑप्शन पूछता है, आपको नहीं पता, नहीं समझ में आ रहा है, ऑप्शन में अगर टूल्स दिया है तो लगा देना। 75% यही राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है ODF का पूर्ण रूप क्या होता है? ODF, है ना। तो ODF हम जो ओपन ऑफिस रहता है हमारे पास में, उसमें जितने भी हम फॉर्मेट यूज करते हैं सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ODF कहलाते हैं। क्या है? ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, सारे के सारे, फिर चाहे वो कैल्क का हो, राइटर का हो, इम्प्रेस का हो या बेस का हो,
किसी का भी हो, सबके सब क्या कहलाएंगे, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कहलाते हैं, याद रखिएगा। और ये इसका फुल फॉर्म है, एग्जाम में पूछेगा इस बार। अगला है ओपन ऑफिस कैल्क मुख्यतः किस लिए उपयोग होता है। कैल्क जैसे हमारे पास एमएस एक्सेल होता है ना, वैसे ही ओपन ऑफिस पे कैल्क होता है। क्या यूज करेंगे, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, ग्राफिक्स या डेटाबेस। तो हमारे पास एक्सेल में भी क्या है, एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है और कैल्क भी क्या है, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो एक्सेल में जो काम करते हैं वो यहाँ पर होगा, मतलब कि इसका यूज किसके लिए करेंगे हम लोग, स्प्रेडशीट के लिए करने वाले है ना। प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग इम्प्रेस का यूज करते हैं, है ना, जैसे पावर पॉइंट, है ना। ग्राफिक्स के लिए हमारे और पर ड्रॉ का ऑप्शन मिलता है। डेटाबेस के लिए वहाँ पे वो बेस का मिलता है। अलग अलग एप्लीकेशन है, इसको थोड़ा सा पढ़े के याद हो जाएगा, इसके क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, है ना। क्या है, ओपन ऑफिस उपलब्ध है। ओपन ऑफिस कहाँ उपलब्ध है भैया, प्रोप्राइटरी, क्लोज, ओपन और फर्मवेयर। देखिए हमारे पास जो ओपन ऑफिस है ये फ्री मिल जाता है, पैसे नहीं लगते, जाइए डाउनलोड करिए और चलाइए, है ना। हम लोग यूज टू हो गए किसके, माइक्रोसॉफ्ट के, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के, सब जगह उसका यूज किया जा रहा है और वो चार्जेबल है ना। पैसे लगते हैं तभी चलते हैं, तो फीचर कैसे होते हैं, हाइड होते हैं। लेकिन ओपन ऑफिस कैसा है, फ्री है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका जितने भी फ्री कंटेंट हमारे पास में होगा वो क्या होगा, ओपन सोर्स होगा, है ना। यहाँ पे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो बोल रहा है और क्लोज सोर्स बोल रहा है, दोनों का मीनिंग एक ही निकल रहा है, पैसे लगेंगे भैया, है ना, बिना पैसे के नहीं चलने वाला है। फर्मवेयर, हाँ ये फर्मवेयर क्या होता है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिश्रण है। जैसे इसका एग्जांपल ही मैंने बताया था कल की क्लास में, आपको क्या बताया था, रोम बताया था। रोम के अंदर क्या होता है, बायोस होता है, बायोस प्रोग्राम होता है, रोम चिप होती है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मिलकर क्या मिलेगा, आपका फर्मवेयर बनता है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन ओपन ऑफिस का कंपोनेंट नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा है जो ओपन ऑफिस में हमको नहीं मिलता है। राइटर जो कि वर्ड के जैसा होता है, कैल्क जो कि एक्सेल के जैसा होता है, ये दोनों तो होते हैं। एक्सेस, एक्सेस हमारे पास ओपन ऑफिस में नहीं है, एक्सेस कहाँ मिलता है हमको, एमएस ऑफिस में। तो कौन सा नहीं होता, तो ये नहीं होता। इम्प्रेस हमारे पास पावर पॉइंट के जैसा सॉफ्टवेयर होता है ओपन ऑफिस में, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये वर्ड हो गया, ये एक्सेल हो गया, ये आपका पावर पॉइंट हो गया। एक्सेस यहाँ पे नाम जो है नहीं है, मतलब बेस नाम रहता है। एक्सेस हमारे पास एमएस वर्ड में रहता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ओपन ऑफिस का कौन सा कंपोनेंट एमएस एक्सेस के समान है। तो मैं बता ही रहा हूं आपको, एमएस एक्सेस का जैसा हमको ओपन ऑफिस में क्या मिलता है, बेस, ये वाला, है ना। इसमें क्या होगा, ये डीबीएमएस जैसा हम यूज करते हैं, मतलब वो एक्सेस भी क्या है, बेसिकली डीबीएमएस में हम लोग यूज करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। यहाँ पर हमको क्या मिलता है, उसी के जैसा बेस मिलता है ना। राइटर वर्ड के जैसा है, इम्प्रेस पावर पॉइंट के जैसा, और ड्रॉ क्या है, तो ग्राफिक्स वगैरह का अगर आपको काम करना है तो हम ड्रॉ का यूज करते हैं। ओपन ऑफिस कैल्क से संबंधित एक्सटेंशन क्या है ना। ओपन ऑफिस कैल्क की बात हो रही है, तो देखिए हमारे पास में अलग अलग क्या दिए, यहाँ पे एक्सटेंशन दिए हैं। तो ओपन ऑफिस में जैसे यहाँ पे डॉट ODP बोल रहा है, ये प्रेजेंटेशन का हो गया, है ना। डॉट ODT ये क्या टेक्स्ट के लिए हो गया, है ना। डॉट ODS ये स्प्रेडशीट का है ना। और डॉट ODB ये बेस का है, डेटाबेस का है। तो हमको क्या चाहिए, स्प्रेडशीट का, ठीक है। तो स्प्रेडशीट का क्या आपके पास में, ODS है। ODT किसका है, ये राइटर की फाइल का है। ODP किसका है, ये इम्प्रेस की फाइल का है, प्रेजेंटेशन लिखा है ना, P लिखा है ना। ODB किसका है, ये बेस की फाइल का है। कहां पर, ओपन ऑफिस में बता रहा हूं मैं, याद रखिएगा। फिलहाल हमारे पास कैलकुलेटर के लिए पूछा तो क्या आएगा, स्प्रेडशीट वाला ODS। ओपन ऑफिस को मूल रूप से किस कंपनी ने विकसित किया। तो ओपन ऑफिस को भैया उसने विकसित किया जिसने जावा को भी किया था, हाँ। शुरू में जावा जो आता था किस नाम से आता था, आपको याद होगा, सन जावा के नाम से। और जावा को डेवलप किसने किया है, सन माइक्रो सिस्टम ने डेवलप किया है ना। बाद में जावा जो कंपनी, मतलब सन माइक्रो सिस्टम जो थी, उसको ओरेकल ने अधिग्रहित कर लिया, है ना। तो वो ओरेकल जावा के नाम से आने लगा। फिलहाल हमारे पास में ओपन ऑफिस जो है, इसको डेवलपर या इसको मूल रूप से किसने विकसित किया है, तो वो भी हमारे पास में क्या है, सन माइक्रो सिस्टम ही है, याद रखना, ठीक है। बस इतना से याद रखना। माइक्रोसॉफ्ट का तो आपको पता ही है, MS ऑफिस। डिजी लॉकर सेवा किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई। डिजी लॉकर क्या है, बेसिकली डिजी लॉकर, तो यहाँ पर हम लोग डिजिटल फॉर्म में हमारे ड्राइविंग लाइसेंस हो गए या दूसरे ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट जो रहते हैं हमारे पास में, वहाँ पर हम डाउनलोड करके रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं, और वो वैलिड रहता है। कहीं पे भी आप दिखा दो तो ऑनलाइन एक्सेसिबल वो रहते हैं और प्रूफ के साथ रहते हैं। तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने उसको लॉन्च किया है। किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो डिजी लॉकर को लॉन्च किया है भैया
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसको ऐसे भी याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉरी टी बनाना था मेरे को, है ना। तो हमारे एग्जाम के लिए याद रखना ये इसका फुल फॉर्म, और ये कंपनी का मिनिस्ट्री को याद रखना, मंत्रालय को। अगला क्वेश्चन है, एम परिवहन ऐप किससे संबंधित है? एम परिवहन, मोबाइल परिवहन, एम जहाँ पे भी मोबाइल ही रहता है ना, तो एम परिवहन जो ऐप है हमारे पास में मोबाइल में हम लोग इंस्टॉल करके चलाते हैं, किससे संबंधित है? बैंकिंग से, एजुकेशन से, ट्रांसपोर्ट से या एग्रीकल्चर से? तो एम परिवहन जो है वो किससे? परिवहन से ही तो होगा, किससे? ट्रांसपोर्ट सर्विस से। ठीक, तो इसको आप याद रखिएगा अच्छे से। और ऐसी और भी कोई एप्लीकेशन आपको पता होगी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने तो यहाँ पे कवर करा दी जितनी मेरे को सही लगी वो। इसके अलावा भी और हमारे पास एप्लीकेशंस है, उसको आप ढूंढ के थोड़ा सा सर्च कर लेंगे गवर्नमेंट से, है ना। ये गवर्नमेंट की कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो हमको दी जाती है, लोगों को सुविधा के लिए दी जाती है, सर्च करके निकाल लेंगे, मिल जाएगी, और उसको याद कर लीजिएगा। 1 नंबर जो है आपको मिलने वाला है। अगला है, कोविड-19 जागरूकता एवं कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था कोविड-19 में, है ना। ऐसा कौन सी ऐप था जो जागरूकता के लिए और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए लॉन्च किया गया था उस समय, है ना। तो कौन सा था हमारे पास में? डिजिलॉकर तो हमने बता दिया क्या है, आरोग्य सेतु है, उमंग है और कोविन है। तो वहां पर हम लोगों ने जागरूकता के लिए, है ना, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए हमने क्या लॉन्च किया था? तो वो हमारे पास में था आरोग्य सेतु। ठीक है, इसको याद रखिएगा, आरोग्य सेतु को। अगला हमारे पास में उमंग ऐप, है ना। तो उमंग ऐप जो हमारे पास में है, ये किस सुविधा, कौन सी सुविधा प्रदान करती है उमंग ऐप? तो उमंग ऐप बेसिकली गवर्नमेंट की जो योजनाएं रहती है उनकी जानकारी देने के लिए है ना। उमंग ऐप में क्या मिलेगी आपको? गवर्नमेंट की सारी जानकारी, सेंट्रल और स्टेट दोनों की जानकारी उस पर आपको मिल जाएगी। तो क्या करेगी आपको? ऑनलाइन गेमिंग की है क्या? नहीं है। वीडियो एडिटिंग की नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग की नहीं है। किसकी है वो? गवर्नमेंट सर्विस है ना। तो गवर्नमेंट जो सुविधा हमको देती है उससे संबंधित है, ये आपको बस याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भीम ऐप का पूर्ण रूप क्या है? भीम के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं भैया, है ना। तो यहाँ पे तो फुल फॉर्म की बात हम लोग कर लेंगे, पर भीम ऐप के और भी जो क्वेश्चंस है ना, मैं आपको बताता हूँ, आप ढूंढ के याद करिएगा कि भीम ऐप जो है कब लॉन्च हुआ, उसमें शुरू में ट्रांजेक्शन की क्या लिमिट थी, अभी कितनी है, पहले कितनी भाषाओं में आता था, अब कितनी भाषाओं में आता था। हालांकि इसके क्वेश्चन पहले बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं एग्जाम में, मैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपको बता रहा हूँ। थोड़ी सी मेहनत करोगे आंसर लग जाएंगे। फिलहाल इसका हमारे पास क्या है? पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, पहले वाला भारत इंटरफेस फॉर मनी जो है इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ई कॉमर्स का लाभ नहीं है? मतलब ई कॉमर्स का इसमें से कौन सा हमको लाभ या सुविधा नहीं मिलती है? हमको बोल रहा है 24/7 शॉपिंग, 24 घंटे हम खरीदी कर सकते हैं क्या, बिक्री कर सकते हैं? तो हाँ, वहां से कर लेते हैं हम लोग। फिर है ग्लोबल रीच, ग्लोबल रीच हमको मिलती है कि हाँ, हम दुनिया के किसी भी कोने से खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। फिजिकल ट्रेवल रिक्वायर्ड ऑनलाइन है ना। फिजिकल ट्रेवल के लिए तो हमको खुद को ही जाना पड़ेगा ना, है ना। वो हम ऑनलाइन नहीं, हम खुद को ऑनलाइन कैसे भेजेंगे? मोबाइल में से तो नहीं भेजेंगे, है ना। तो ये कैसा होगा? ये गलत है ना। फास्टर ट्रांजेक्शन, हाँ, ट्रांजेक्शन फास्ट वहाँ पर हो गए हमारे पास, सब ऑनलाइन हम लोग शॉपिंग वगैरह करते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये कौन सा है? ये गलत है। प्रश्न क्या बोल रहा है? कौन सा लाभ नहीं है? तो ये वाला लाभ अभी तक के हमको नहीं मिला, हमको खुद जाना पड़ता है। अगला है, निम्न में से कौन सी वेबसाइट मुख्यतः ऑनलाइन शॉपिंग हेतु उपयोग होती है? ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कौन कौन सी वेबसाइट? तो हम लोग ऑलरेडी जो जो यूज कर रहे हैं सबके नाम याद कर लो, सबके, चाहे वो मिंत्रा हो आपके पास में, चाहे आपके फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, है ना, या मीशो हो, ऐसी जितनी भी आपके पास में पता होगी, ये सारी की सारी आप याद कर लीजिए, एग्जाम में आती है। पहचानने तो है। जैसे विकिपीडिया, विकिपीडिया क्या है? तो बेसिकली ये टेक्स्ट ब्लॉगिंग है। क्या होता है? टेक्स्ट ब्लॉग होता है। वहां पर बहुत सारे विद्वान लोग अपना कंटेंट डालते हैं, फिर हम उसको पढ़ते हैं। आपको भी, आपके पास भी उससे रिलेटेड कोई कंटेंट हो तो आप डाल दो, चेक करेंगे और फिर अप्रूवल दे देते हैं। तो यहाँ पे हम जाके पढ़ सकते हैं। अमेजॉन हमारे प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा। अमेजॉन क्या है? बेसिकली ई कॉमर्स हमारे पास में कंपनी है जो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज करते हैं। जीमेल हमारे पास में मेल सुविधा हमको देता है, गूगल की है।
लिंक्डइन क्या है? तो लिंक्डइन हमारे पास में जो व्यावसायिक लोग रहते हैं, बिजनेस पर्पस वाले जो व्यक्ति रहते हैं, वो इस पे, जैसे फेसबुक पे, इंस्टा पे कौन लोग रहते हैं आपको पता है, फेसबुक कौन लोग रहते हैं वो भी आपको पता है। वैसे लिंक्डइन में क्या मिलेंगे? सारे के सारे बिजनेसमैन है, सारे के सारे। ठीक है, तो अगर आपको भी बिजनेस अगर खोलना है, ओपन करना है, तो यहाँ जाइए, उन बिजनेस वालों से जुड़िए, वो आपको फिर जानकारी दे देंगे, है ना। तो ये वहां पे यूज करते हैं। इसके भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, ई कॉमर्स में सामान्यतः कौन सी पेमेंट मेथड उपयोग होती है? ई कॉमर्स में जब हम बिजनेस करते हैं तो कौन सी मेथड यूज होती है हमारे पास में? यूपीआई, यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो क्या? क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, है ना, या ऑल ऑफ दिस? तो हम ये तीनों माध्यम से ई कॉमर्स में पेमेंट कर सकते हैं, है ना। ये सारे के सारे कैसे हैं? सही है भैया, सबसे कर सकते हैं हम लोग। ई कॉमर्स में B2C का पूर्ण रूप क्या होता है? B2C, है ना। तो B2C या बेसिकली हमारे पास में क्या आता है? एक C2C आएगा, है ना, B2B आएगा, है ना। फिर ये क्या है हमारे पास में? ये B2C हो गया, है ना। C2B हो गया क्या? नहीं होगा, C2B नहीं होगा। हाँ, इन्हीं को देख लो, इतना सा B2C। देखिए ये क्या है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर। जब एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को कोई प्रोडक्ट बेचता है, जैसे कि मैंने खरीदा, पसंद नहीं आया तो मैंने मेरे दोस्त को चिपका दिया, तो वो क्या हो गया? कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो गया, ये वाला C2C। B2B में एक व्यापारी जब दूसरे व्यापारी से बिजनेस कर रहा है, ये वो होगा। B2C में एक व्यापारी जब कंज्यूमर से के साथ बिजनेस करता है तो वो कहलाएगा B2C, है ना। B2C में क्या होगा? एक व्यापारी होगा जो कंज्यूमर के साथ बिजनेस करता है, तो क्या आएगा यहाँ पे? बिजनेस टू कंज्यूमर, है ना। बिजनेस टू कस्टमर लिखा है, बिजनेस टू कंज्यूमर लिखा है, ये बिजनेस टू कंज्यूमर। कस्टमर नहीं होता है ना, क्या होता है? कंज्यूमर होता है। ठीक, इसको याद रखना। चलिए, तो ये इसी के साथ हमारे पास में ये आज के 50 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। फाइनल रिवीजन चल रहा है हमारा, ये अंतिम प्रहार है सीपीसीटी एग्जाम के लिए। और कल हम लोग लास्ट वीडियो लेकर आएंगे इस पूरी सीरीज का, जिसमें होने वाले हैं पूरे 50 क्वेश्चन। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वो वीडियो आपको लाइव चाहिए या रिकॉर्डेड में चाहिए। ठीक है, हम लोग मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। आप करते रहिए तैयारी और हेडक मत लीजिए, बिना टेंशन के पढ़िए। अब एग्जाम की तैयारी जितनी करनी थी हम लोगों ने कर ली है, तो रिलैक्स हो जाइए, आराम से पढ़िए। सारे नोट्स मैंने जैसे बोले थे आपने हाथ से बना के रखे होंगे। बहुत फास्ट तरीके से 1-1.5 घंटे में सारा रिवीजन आप लोग करने वाले हो। और टेस्ट बराबर लगाइए, टेस्ट से आपको जानकारी आपको मिल जाएगी कैसी तैयारी है। टाइपिंग इनकी स्पीड नहीं आई है तो आप परेशान मत हो, जिस एक में अगर स्पीड आई है तो उसी के साथ चले जाओ। अब टेंशन लेने वाला समय नहीं है, एग्जाम को किल करने वाला समय है। तो आप अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए और उसी माहौल में आप एग्जाम दीजिए। तब हम होने वाले हैं सीपीसीटी क्वालिफाई मई 2026 का। आप करते रहिए तैयारी। हम मिलते हैं कल नए फाइनल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।